हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो आम तौर पे इससे 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है क्लास 12 के बोर्ड के एग्जामिनेशन में। और कभी कभी क्लास ये टॉपिक 8 मार्क्स तक का भी बन जाता है। कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन आके 1 नंबर के भी 1 1 मार्क के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अदरवाइज 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी है। जिन बच्चों ने मेरी रिटायरमेंट की क्लास पूरी देखी है उनको डेथ ऑफ ए पार्टनर पूरा अच्छे से 100% समझ में आने वाला है। सो डोंट वरी, पूरा का पूरा अच्छे से नोट बना लेना, कॉपी निकाल लो, लिखते चले जाना। आज की एक क्लास सिर्फ मैं बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, और बेसिक स्ट्रॉन्गर हो गया तो अगली 2 क्लास के अंदर हम पूरा डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर एंड कर देंगे। यानी कि विद इन 3 डेज हमारा डेथ पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम डिसोल्यूशन पे चलेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूं क्लास कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो है 2:1, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। इनमें से कोई एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है। मान लेते हैं बी वॉन्ट्स टू रिटायर, सॉरी जाना चाहता है नहीं, यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है। देखो रिटायरमेंट में क्या होता है कि पार्टनर अपनी मर्जी से छोड़ के जाता है, लेकिन डेथ में ऐसा नहीं है, डेथ कभी भी हो सकती है। जिस पार्टनर की डेथ होती है, मान लेते हैं इसकी डेथ हो गई 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को इसकी डेथ हो गई। तो जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डिसीज पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम लोग क्या नाम देते हैं उसको, डिसीज पार्टनर। हिंदी में बोलते हैं मृतक, यानी कि जिसकी मृत्यु हो गई है। तो बी डिसीज पार्टनर। तो बी के मरने के बाद ए और सी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो वो लोग हो गए क्लास रिमेनिंग पार्टनर्स। वो लोग हो गए रिमेनिंग पार्टनर्स। और बी के जाने के बाद ये दोनों गेन करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट पहले 3 लोगों में बंटता था, अब वही प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स। तो बी छोड़ के जा रहा है और ए और सी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो बी डिसीज पार्टनर हो गया, और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो हो गए आपके रिमेनिंग पार्टनर्स। अब सर ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो ये चैप्टर पढ़ने का पर्पस ये है कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका बिजनेस में कितना शेयर बनता है, उसका कितना पैसा बनता है। और जब उसकी डेथ हो गई तो पैसा तो वो लेके जा नहीं पाएगा वो, तो उसका जो भी क्लास लीगल हायर होगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या नॉमिनी जो होगा उसका, जिसको आप लोग इस चैप्टर में एग्जीक्यूटर बोलोगे, सब एक ही बात है। कुल मिला के जो वारिस है उसका, वो वारिस उस पैसे को लेकर जाएगा। तो हमें चैप्टर पढ़ के ये समझेंगे कि कोई भी पार्टनर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको क्या क्या दिया जाता है, क्लास उसका कितना शेयर कैलकुलेट होता है, और वो जो शेयर आता है हम उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर देंगे। डिसीज पार्टनर का जो भी सारा हिस्सा है वो कौन लेता है, वो उसका नॉमिनी लेता है, ठीक है। और नॉमिनी का मतलब होता है क्लास एग्जीक्यूटर। आप ध्यान रखना, आप इस पूरे चैप्टर में यूज करोगे एग्जीक्यूटर। तो जो नॉमिनी है वो उसका एग्जीक्यूटर है। देखो जो मर गया वो तो पैसे लेकर जा नहीं पाएगा, उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो भी हिस्सा बनता है वो उसका एग्जीक्यूटर लेकर जाएगा। ओके, तो ये बेसिक है इस पूरे चैप्टर का। तो हम कंटेंट की बात करें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, तो कंटेंट के अंदर सबसे पहला हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि जब तक उसकी डेथ हुई है, तब तक का प्रॉफिट कितना है उसका। कैलकुलेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिस पार्टनर की डेथ हो गई, जिस पार्टनर की क्लास डेथ हो गई है, उस पार्टनर का शेयर कितना है प्रॉफिट का। यानी कि उस पार्ट, देखो कुछ दिन तो काम किया होगा ना उसने बिजनेस के अंदर, कुछ दिन उसने बिजनेस में काम किया होगा, उस दिन का सारा शेयर हम उसको निकाल के दे देंगे भाई कि हाँ भाई तुमने इतने दिन काम किया है तो तुम्हारा इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। या फिर गुडविल, उसकी जो गुडविल होगी, जो भी गुडविल, जो नाम, जो रेपुटेशन उसने बिजनेस में कमाया है, वो हम उसको पे कर देंगे। क्लियर है क्लास यहां तक।
कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ गुडविल। जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की गुडविल, और क्लास जिसकी डेथ हुई है उसको कितना प्रॉफिट टोटल मिलेगा। तो ये दो चीज इस पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, देखो पहले इसमें अलग अलग चीजें होती थी। डिसीज का एग्जीक्यूटर होता था, डिसीज का कैपिटल अकाउंट होता था, लेकिन 2021 सेशन में क्लास सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से उसमें डिसीज का जो भी मतलब कि कैपिटल अकाउंट है या उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट है, वो चीजें हटा दी गई हैं सिलेबस से। तो आपको इसमें डिसीज का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, यानी कि जिसकी डेथ हो गई है उसका कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है वो आपको नहीं बनाना है। समझ रहे हो बात को? कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको नहीं बनाना है। तो बचा क्या इसमें? बचा सिर्फ यही है कि जो डिसीज पार्टनर है उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा और उसकी गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है अदर शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, अदर शेयर्स ऑफ डिसीज पार्टनर। जो भी डिसीज पार्टनर है वो और क्या क्या लेकर जाएगा। और लास्ट पॉइंट है क्लास जर्नल एंट्री। इनकी हम लोग क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है, आराम से कोशिश करें क्लास के अगले 2 क्लासेस में, या हो सके तो अगली ही क्लास में इसे खत्म कर देंगे। लेकिन आज मैं आपको कोई क्वेश्चन कराने के मूड में नहीं हूं। आज मैं आपको पूरा टॉपिक बेसिक से अच्छे से समझाऊंगा, हर चीज हर कोई फॉर्मेट वगैरह समझा दूंगा, इनका कैसे कैलकुलेशन की जाती है। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। क्लियर है यहां तक? चलो, आई होप कि यहां तक आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर वो है डेट ऑफ डेथ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका वर्किंग पीरियड क्या है, यानी कि उस पार्टनर ने कितने महीने बिजनेस में काम किया है या कितने दिन बिजनेस में काम किया है, ये आपको हमेशा कैलकुलेट कर लेना है। अगर 1 अक्टूबर 2019 को उसकी डेथ होती है और आपका ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर है, आपका जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर है, इसका मतलब 31 मार्च को लास्ट टाइम ईयर एंड हुआ होगा। तो 31 मार्च के बाद उसने पूरा अप्रैल काम किया, पूरा मई काम किया, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, अक्टूबर के तो 1 तारीख को डेथ हो गई। तो यानी उसने कितने महीने काम किया? 6 मंथ। यानी कि आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का वर्किंग पीरियड क्या है, उसने कितने महीने काम किया है। तो ऑन एन एवरेज यहां अगर देखा जाए तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसने 6 महीने काम किया है। वर्किंग पीरियड जो है यहाँ पे वो 6 मंथ का है। हम वर्किंग पीरियड को कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितने दिन उसने काम किया है हम उस पार्टनर को सैलरी उतने दिन का ही देंगे, प्रॉफिट्स उतने दिन का ही देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उतने दिन का ही देंगे। ये आपने क्लास ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? तो आपको मंथ जरूर निकाल लेना है। अगर डेज होता तो आप जिस दिन डेथ हुई है, जिस दिन को मान लो 15 अगस्त को डेथ हो गई, तो 15 अगस्त को भी आप कैलकुलेट करके दिन निकालते कि भैया कितने दिन उसने बिजनेस में काम किया है। क्लियर है यहां तक? तो अब हम लोग समझते हैं एक करके आगे की चीजें। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ। देखो जिसकी डेथ हुई है उसे क्या क्या मिलेगा ये सब चीज सीखेंगे हम, बट बेसिकली फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हम पहले सीख लेते हैं, फिर आज हम देख लेंगे क्या क्या मिलेगा उसको, और अगली क्लास में क्वेश्चंस और एंट्री हम पास करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट 1 to 2 क्लास में जैसा भी होगा हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। आप भी अच्छे से टारगेट बना लो कि इस चैप्टर को किसी भी कीमत पे खत्म कर देना है। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लास एक बात को समझना, 6 महीने काम करके उसकी डेथ हो गई है तो 6 महीने तो उसने बिजनेस में काम किया है। 6 महीने तक उस बिजनेस ने कुछ तो कमाया होगा। 6 महीने तक उस बिजनेस ने कुछ पैसा तो कमाया होगा। तो भैया उसको जितना पैसा उसने विद इन 6 मंथ कमाया है जब तक वो जिंदा था, तब तक का प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के हम क्या करेंगे? उसके वारिस को, उसके एग्जीक्यूटर को क्या कर देंगे क्लास? पेमेंट कर देंगे। अब सवाल यह है, डिसीज शेयर का प्रॉफिट निकालने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला क्या है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। सबसे पहला है प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट।
कि भाई जो पिछले साल, देखो मेरी बात को समझना, ये आपका ईयर है, यहाँ पे उसकी डेथ हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई, लेकिन आपको पता है कि जब भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है वो साल के एंड में होती है। जब भी हम लोग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं वो साल के एंड में करते हैं कि साल के एंड में कितना प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन साल के एंड में करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, अगर उसकी डेथ यहां पे हुई है तो उसने यहां से यहां तक काम किया है, तो हमें प्रॉफिट उसको यहां से यहां तक देना है, तो हम कहते हैं भाई रुक जाओ, साल के एंड में आप अपना प्रॉफिट ले लेना जो भी बनेगा। लेकिन वो कहता है नहीं, वो कहता है नहीं भैया मुझे तो आज ही चाहिए प्रॉफिट। तो भैया प्रॉफिट तो आगे आने वाले 6 महीने बाद निकलेगा, तो हम आपको आज कैसे प्रॉफिट दे दें, उसके वारिस को आज कैसे दे देंगे प्रॉफिट, जबकि कैलकुलेशन तो प्रॉफिट की साल के एंड में होती है। तो अभी तो साल खत्म भी नहीं हुआ, तो हम कैसे आपकी कैलकुलेशन कर ले प्रॉफिट कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था हम मान लेंगे वही इस ईयर का भी प्रॉफिट है, और उसमें से उसका हिस्सा निकाल के उसको दे देंगे। क्लियर है क्लास यहां तक? हम ऐसा मानेंगे कि जो पिछले साल का प्रॉफिट था वही प्रॉफिट मान लो इस साल भी। अगर आपने पिछले साल 2 लाख कमाया तो हम ऐसा मान लेंगे कि इस साल भी हम 2 ही लाख कमाते, और 2 लाख में से उसका हिस्सा जिसकी डेथ हुई है निकाल के उसको पे कर देते। क्लियर है क्लास? या दूसरा तरीका क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3, 4, 5, 2 कुछ भी हो, पिछले 3, 4, 5 साल का एवरेज निकाल लेंगे कि पिछले 3, 4, 5 साल से एवरेज आप 50 लाख कमा रहे हो, तो ये मान लेंगे कि इस साल भी आप 50 लाख कमा रहे हो, और आपको आपका हिस्सा निकाल के हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो हम पिछले साल के प्रॉफिट से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऑन सेल्स बेसिस हम सेल बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना सेल हुआ है उस बेसिस पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ये 3 अलग-अलग तरीके हैं डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, हम उसको उतने टाइम का ही प्रॉफिट देंगे जितने टाइम वो बिजनेस में काम किया। अगर 1 महीने बाद डेथ हो जाती है तो हम साल भर का प्रॉफिट नहीं देंगे उसको, 1 महीने का ही प्रॉफिट देंगे। अगर 3 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम प्रॉफिट साल भर का नहीं देंगे, 3 महीने का देंगे। या तो हम सेल बेसिस पे निकाल लेंगे 3 महीने की सेल कितनी है, फिर 3 महीने का प्रॉफिट कितना है उसको निकाल के उसके एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो भी उसका वारिस है उसको पेमेंट कर देंगे। तो डिसीज पार्टनर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप पूरे फर्म की प्रॉफिट लो, पूरे फर्म का प्रॉफिट इनटू डिसीज का शेयर, मान लो जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा है 1/2, 1/3, 1/4 जो भी है, इनटू जितने दिन आपने काम किया है, मंथ्स या डेज, मंथ बाई 12 और दिन है 365, अगर लीप ईयर है तो 366। तो कुल मिला के आपने उतने महीने का प्रॉफिट देना है जितने महीने उसने बिजनेस में काम किया है। नेक्स्ट, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, लेकिन ध्यान रखना वैसे मेजॉरिटी क्वेश्चन में नहीं दिया होता, लेकिन अगर आपको नई रेशियो गिवन है तो उस प्रॉफिट की एंट्री फिर अलग होती है, उस प्रॉफिट की एंट्री होती है रिमेनिंग टू डिसीज। अगर आपको नई रेशियो क्लास गिवन दिया हुआ है तो प्रॉफिट की एक एंट्री पास होती है, क्या होती है, रिमेनिंग, कैलकुलेशन सेम है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको याद रखना है, अकाउंट तो बनाना नहीं, अदरवाइज मैं अकाउंट से बता देता आपको। लेकिन यहां पे जो एंट्री होती है क्लास वो होती है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आई रिपीट, डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट्स है उसको 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे, दूसरा एवरेज 3, 4, 5 साल के बेसिस पे, और तीसरा है सेल बेसिस पे। क्वेश्चन जैसा दिया होगा हम वैसा निकाल लेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, पूरे फर्म का प्रॉफिट आपको दिया होगा, पूरे बिजनेस का। अगली क्लास में मैं हर टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पूरे फर्म का प्रॉफिट आपको दिया होगा,
जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकालना, और उसका हिस्सा निकालने के बाद जितने महीने उसने काम किया है या जितना दिन उसने काम किया उस दिन का हिस्सा निकालकर एंट्री पास कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर अकाउंट। सर सस्पेंस क्यों लिखा? क्योंकि क्लास देखो ये जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल नहीं है, ये आपने अंदाजे से निकाला है कि अगर पिछले साल, जरूरी है पिछले साल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो इस साल भी 5 लाख का प्रॉफिट हो? इज इट नेसेसरी? नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर हम लोग एक अंदाजे से निकालते हैं। तो वो क्लास हो गया पेनल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको नई रेशियो दे रखी है तो कैलकुलेशन तो ऐसे ही करोगे आप, लेकिन एंट्री क्या पास करोगे? रिमेनिंग टू डिसीज, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डेबिट टू, जिसकी जो डिसीज है उसका क्रेडिट कर दोगे, रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये हो गया क्लास यहाँ पे डिसीज पार्टनर का, अगर आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकालना है तो इस तरीके से एंट्री पास होती है। कोई प्रॉब्लम क्लास यहाँ तक कमेंट सेक्शन में बता देना, क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में तो और अच्छे से आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो सेकंड थिंग, इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ गुडविल। जिसकी डेथ हुई है, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी? जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी? ध्यान रखना, गुडविल में हम क्या करते हैं, पूरे फर्म की गुडविल हमारे पास होती है या हम निकाल लेंगे इनटू, पूरे फर्म की गुडविल इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। पूरे फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करके जो डिसीज पार्टनर है उसका हिस्सा निकाल देंगे, बस बात खत्म। पूरे फर्म की गुडविल इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, यानी जो मृतक है, डिसीज है, उसका जो भी हिस्सा है वो हम निकाल के दे देंगे। पूरे फर्म की प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। क्लियर है? यानी कि जब आप गुडविल की एंट्री पास करोगे तो आपको कोई भी मंथ बाई 12 करने की जरूरत नहीं है। और फिर गुडविल की जो एंट्री होती है वो क्या होती है? वो होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो जिंदा बच गए वो डेबिट और जिसकी डेथ हो गई है वो क्रेडिट। और ध्यान रखना ये किस रेशियो में होगी? गेनिंग रेशियो। और जो ऊपर वाली एंट्री है ये भी आप पूछ रहे हो किस रेशियो में होगी, तो वो भी किस रेशियो में होगी? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं रिटायरमेंट में पढ़ा चुका हूं। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, तो ये 2 पॉइंट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस है कि आपको पूछा ही जाए। आई रिपीट क्लास, डेथ ऑफ ए पार्टनर में जिसकी डेथ हो गई वो डिसीज है, बचे हुए पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। और जिसकी डेथ हुई है उसने कुछ तो काम किया होगा बिजनेस में, कुछ दिन काम किया होगा, उसका प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे। वो हम पिछले साल के प्रॉफिट्स पे या एवरेज पे या सेल बेसिस पे निकाल सकते हैं। तीनों से क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पर हम निकालते कैसे हैं? पूरे फर्म की प्रॉफिट इनटू जिसके डेथ हुई है उसका शेयर इनटू मंथ बाई 12, जितने महीने वो जिंदा रहा है उतने महीने का हम उसको प्रॉफिट निकाल कर दे देंगे। क्लियर है यहां तक? और उसकी एंट्री क्या पास होती है? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन नई रेशियो गिवन है तो आप गेनिंग रेशियो निकालोगे न्यू माइनस ओल्ड करके, फिर उस प्रॉफिट की एंट्री पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज नहीं होगी, उसकी एंट्री होगी रिमेनिंग टू डिसीज, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू डिसीज पार्टनर। और जो क्लास डिसीज पार्टनर का गुडविल है वो कैसे निकालना है? पूरे फर्म की गुडविल इनटू डिसीज का शेयर। बस ध्यान रखना, गुडविल में हम लोग डेज या मंथ टाइम पीरियड नहीं लगाते क्योंकि वो गुडविल पूरे फर्म का है। आज की डेट में जो वैल्यूएशन है उसमें से उसका हिस्सा निकाल के उसको दे दो। क्लियर है क्लास यहाँ तक? और एंट्री क्या होती है क्लास? ये भी एंट्री होती है रिमेनिंग टू डिसीज, और किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। मान लो रिमेनिंग ए और सी है तो एंट्री क्या होगी? ए सी टू बी, ए डेबिट सी डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्लास यहां तक? अब इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ बटने वाले आइटम होते हैं लाइक जनरल रिजर्व, पी एंड एल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इधर कुछ चीजें होती हैं लाइक गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस सस्पेंस या पी एंड एल लॉस। ये होता है डेबिट बैलेंस लॉस और ये होता है क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? तो ये चारों चीजें क्रेडिट साइड बढ़ जाता है पार्टनर्स में, और ये तीन चीज जो है पार्टनर्स में डेबिट साइड बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना क्लास, इन चारों चीजों की एंट्री जो होती है
वो क्या होती है क्लास, कॉपी में लिख लेना, मैंने पहले भी लिखवा रखा, कोई नया काम नहीं है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू डिसीज कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो डिसीज पार्टनर है, देखो सीधी सी बात है, जब भी आप डिसीज पार्टनर को जो भी कुछ देते हो तो वहां पे डिसीज पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट होता है, और जब भी उससे कुछ लेते हो तो वहां पे डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो क्या होता है, डेबिट हो जाता है। तो डिसीज पार्टनर को अगर आप इन चारों में से कुछ भी देते हो तो इसकी एंट्री होगी, और इसकी एंट्री होगी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टू बताओ क्या क्या है क्लास, टू गुडविल, टू पी एंड एल, टू गुडविल, और टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये हो गया यहां पर इसकी एंट्री, और ये भी किस रेशियो में होती है, ओल्ड रेशियो में। तो देखो पहला पॉइंट था गुडविल का या प्रॉफिट का मान लो, दूसरा पॉइंट था गुडविल का, तीसरा ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व, ये डिसीज पार्टनर को मिलता है। तो हम इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे जैसे पहले होते थे, मतलब जनरल रिजर्व वगैरह जो भी जोड़ रखा है आपने, उसमें से डिसीज पार्टनर का जो भी हिस्सा है वो आप उसे निकाल के दे दोगे। एक और वर्किंग नोट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है क्लास, वो ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि जो कैपिटल डिसीज पार्टनर की है उस कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो बहुत सिंपल है, डिसीज की जो कैपिटल है वो, डिसीज की जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल इनटू रेट, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट होगा, इनटू मंथ बाई 12, जितने महीने वो जिंदा रहा है उसको उस पे उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोग क्लास इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी पी एंड एल सस्पेंस के नाम से भी एंट्री पास कर सकते हो। मैं आपको अगली क्लास में क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, तब बता दूंगा। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो और इसको पी एंड एल सस्पेंस के नाम से भी लिख सकते हो। क्लियर है क्लास यहां तक, क्योंकि ये भी अंदाजे पे कैलकुलेट किया जा रहा है, ये भी एक्चुअल आपका नहीं होता। जो भी चीज एक्चुअल होता है क्लास उसको उसी नाम से, अदरवाइज आप पी एंड एल सस्पेंस के नाम से दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली इन सब की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए आपको। अगर मैं ओवरऑल आज की क्लास को समअप करूं, आज की क्लास को अगर मैं खत्म करूं ओवरऑल, तो आप ये ध्यान रखना ओवरऑल कि जो भी डिसीज पार्टनर है, डिसीज पार्टनर यानी कि जिसकी डेथ हुई है, डिसीज पार्टनर विल गेट, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, वो तो मर गया है, लेकिन जो भी उसका एग्जीक्यूटर है, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर विल गेट, उसको क्या क्या दोगे आप। सबसे पहले क्लास हिज शेयर ऑफ कैपिटल, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की कैपिटल आप दोगे उसको, ठीक है। हिज शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हिज शेयर जो भी रिजर्व वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो आप उसको दोगे, हिज शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसके अलावा हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से की गुडविल आप उसको दोगे, हिज शेयर ऑफ गुडविल। और आप दोगे हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ। इसके अलावा क्लास रीवैल्यूएशन गेन, अगर कोई रीवैल्यूएशन गेन हुआ है तो वो उसको दोगे, ठीक है। और क्या दोगे क्लास उसको, सैलरी दोगे, जब तक जिंदा है तब तक की सैलरी, ये नहीं कि आप पूरे साल भर की सैलरी दे दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या करना है आपको, उसको देना है। इसके अलावा भाई क्लास कोई लोन वगैरह हो वो भी हम उसको देंगे, तो ये सब चीज हम उसको देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम महीने के बेसिस पे देंगे, सैलरी महीने के बेसिस पे देंगे, और प्रॉफिट महीने के बेसिस पे देंगे। इसके अलावा सारी चीजें जो भी उसका बनता है क्लास हम उसको उसको पे कर देंगे डायरेक्टली शेयर निकाल के, पूरे फर्म का इनटू उसका शेयर। लेकिन सैलरी
इंटरेस्ट और प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये हम डिसीज पार्टनर को देंगे उसके किसके हिसाब से क्लास, उसके टाइम के हिसाब से, वर्किंग पीरियड के हिसाब से। 6 महीने काम किया है तो 6 महीने का देंगे, 4 महीने काम किया है 4 महीने का देंगे, 3 महीने काम किया है तो 3 महीने का देंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका डिसीज पार्टनर को क्या क्या मिलेगा। क्लियर है क्लास यहां तक? और चार्ज फ्रॉम डिसीज पार्टनर, चार्ज क्या क्या चार्ज करेंगे हम उससे, अगर किसी की डेथ हो गई है तो हम क्या क्या चार्ज करेंगे उससे। प्लस चार्ज करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, हम क्या क्या लेंगे उससे। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस ये सारी चीजें क्लास क्रेडिट साइड आएगा कैपिटल अकाउंट में, और ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड, ठीक है। पर हम कैपिटल अकाउंट बनाते नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो करा दूंगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। इसके अलावा रीवैल्यूएशन लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब क्या है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और पी एंड एल। रीवैल्यूएशन लॉस, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। बेसिकली ड्राइंग्स एंड बाकी कोई पॉइंट रह जाएगा तो क्वेश्चन में कवर करेंगे, डोंट वरी। ड्राइंग्स अगर उसने प्रॉफिट मतलब कि पैसे कुछ अपने प्राइवेट यूज के लिए निकाला था मरने से पहले तो हम उसके शेयर में से उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्लास बैलेंस। लास्ट में डिसीज पार्टनर का जो भी बैलेंस है वो हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो मतलब एंट्री क्या पास होगी, एंट्री होगी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। डिसीज पार्टनर का जो भी बैलेंस है हम ट्रांसफर कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर को। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में उसके एग्जीक्यूटर को ही पेमेंट करना है, ना कि हमें क्लास पेमेंट डिसीज पार्टनर को करना है। और फिर क्लास जब आप पेमेंट कर दोगे तो एंट्री पास होगी, जब पेमेंट करोगे तब एंट्री पास होगी डिसीज एग्जीक्यूटर टू बैंक, डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप उसको बैंक से पेमेंट करते हो, अगर उसको लोन से पेमेंट करते हो यानी उसका जो बैलेंस है वो लोन में ट्रांसफर कर देते हो तो बैलेंस आ जाएगा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्लियर है यहां तक? तो डिसीज एग्जीक्यूटर टू एग्जीक्यूटर लोन या टू बैंक। देखो अकाउंट अगर बोलता आपको बनाने के लिए तो मैं अकाउंट बना के दिखा देता आपको और फिर एंट्री करा देता तो एंट्री आपको अच्छे से याद हो जाती। बट अकाउंट इस साल आपके सिलेबस में नहीं है तो मैंने अकाउंट नहीं बनवाया, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करवाई है आपको किस तरीके से फॉर्मेट बनता है, किस तरीके से एंट्री बनता है। अगर आप कहोगे एंट्रीज में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, मैं इन सारी एंट्रीज के लिए एक अकाउंट बना के दिखा दूंगा। हालांकि अकाउंट पेपर में नहीं पूछेगा लेकिन आपकी समझ के लिए एंट्री को बनाने के लिए मैं अकाउंट बना के दिखा दूंगा और फिर सारी चीजें आगे करा दूंगा। और अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो आप इन सब चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। बट तब तक के लिए क्लास इसको अच्छे से फॉर्मेट को समझ लेना, एक एक चीजें इसमें जो जो लिखवाई है क्लास उसके फॉर्मेट को याद कर लेना। फॉर्मेट मतलब कि कौन किस रेशियो में होती है, कौन सी चीज मंथ बेसिस पे देते हैं। तो बेसिकली जो क्लास आपका इंटरेस्ट वाली चीज जितनी भी है वो मंथ बेसिस पे जाता है, बाकी सारी चीजें क्लास नॉर्मली हम लोग करते हैं मंथ बेसिस पे नहीं निकालते, सीधा उसका हिस्सा निकाल के उसको दे देते हैं। अब सैलरी है तो भाई जितने दिन काम किया है उतने दिन का ही तो देंगे। इंटरेस्ट है जितने दिन उसका पैसा हमारे पास रहा है हम उसी पैसे पे उतने दिन का ही तो ब्याज देंगे, साल भर का क्यों देंगे। मान लो कोई एक दिन बाद ही मर गया क्योंकि साल भर की सैलरी दे देंगे, साल भर का ब्याज दे देंगे उसको। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन है। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के आना क्लास, वीडियो को लाइक कर दो क्लास। आप कमेंट में बताओ मुझे क्लास किस तरीके से समझाना, अगर आप अकाउंट बना के समझाना समझना पसंद करोगे तो मैं अकाउंट बना दूंगा आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो कमेंट में क्लास मुझे बताना। अपने क्लास 12 के सारे दोस्तों में शेयर करो इसे ताकि हर कोई क्लास यहाँ पे सारी चीजें लाइन बाय लाइन अकाउंट सीखो, बीएसटी का पूरा सिलेबस शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।